नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। हम दोस्तों बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास के पिछले वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राणा कुंभा के इतिहास को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। राणा कुंभा के बाद मेवाड़ के आगे की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राणा कुंभा की मृत्यु जो हुई थी वो उन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा उनकी हत्या करके की गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहां कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल है, जहां कुंभा का निजी आवासीय महल हुआ करता था, उसी स्थान पर कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। और कुछ समय तक उदा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। कोई विशेष काम नहीं हुआ, इसलिए हमें उदा के बारे में और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उदा के पश्चात जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे वो थे कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल। तो आज का इतिहास हम यहीं से शुरू करते हैं। राणा रायमल 1473 से लेकर 1509 तक। दोस्तों, राणा रायमल, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुंभा के इतिहास के दौरान पढ़ा था कि कुंभा के और जोधपुर के राव जोधा के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई थी, जिसे कहा गया था आवल बावल की संधि। और उसी संधि के तहत, कौन सी संधि थी दोस्तों? आवल बावल की संधि। इस आवल बावल संधि के तहत राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य यह संधि हुई थी, और इसी संधि के शर्तों के अनुरूप राणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर के साथ तय कर दिया था। यानी रायमल की पत्नी थी राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर, और इन दोनों का विवाह किस संधि के तहत हुआ था? आवल बावल की संधि के तहत। तो दोस्तों, राणा रायमल की ये जो रानी थी श्रृंगार कंवर, इन श्रृंगार कंवर ने घोसुंडी नामक स्थान पर, यह घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है, घोसुंडी नामक स्थान पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे कि घोसुंडी बावड़ी कहा जाता है। और इस बावड़ी की खुदाई के दौरान यहाँ से एक शिलालेख, एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसे घोसुंडी शिलालेख कहा जाता है। क्योंकि ये घोसुंडी बावड़ी की खुदाई में मिला था, इसलिए इसका नाम हो गया घोसुंडी शिलालेख। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? ये घोसुंडी का जो शिलालेख है ये 2री शताब्दी से संबंध रखता है, और ये राजस्थान में प्राप्त वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। राजस्थान में जो वैष्णव धर्म का अभिलेखीय साक्ष्य अगर सर्वप्रथम कहीं मिला है तो वो कहां से मिला है? घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से, जिसका कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? श्रृंगार कंवर के द्वारा, जो कि राणा रायमल की पत्नी और राव जोधा की पुत्री थी। तो ये बात आपको याद रखनी है राणा रायमल के बारे में। राणा रायमल के बाद आगे का जो इतिहास है उसे समझिए। राणा रायमल के पुत्रों में जो महत्वपूर्ण पुत्र थे, हम उनकी चर्चा करेंगे। राणा रायमल के महत्वपूर्ण पुत्रों में नाम आता है, एक नाम बड़े बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया का, और दूसरा नाम इनके दूसरे पुत्र संग्राम सिंह। एक थे पृथ्वीराज सिसोदिया और दूसरे थे संग्राम सिंह, दोनों भाई थे। और देखिए इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार ये दोनों भाई एक चारण महिला को, जो कि ज्योतिष में के बारे में थोड़ा ज्ञान रखती थी, भविष्यवाणी किया करती थी, उसके पास ये दोनों भाई गए और अपना भविष्य जानने की कोशिश की। उस महिला ने इनके हस्तरेखा को देखकर कुछ इस प्रकार की भविष्यवाणी की। महिला के द्वारा कहा गया कि भाई आप दोनों के हाथों में से
जिसके हाथ की रेखाओं में राजयोग लिखा है वो है संग्राम सिंह। और ये बात सुनकर बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को गुस्सा आ गया और उन्होंने वहीं पर संग्राम सिंह को मारने का प्रयास किया, एक तीर से उन पर हमला कर दिया। संग्राम सिंह के प्राण तो बच गए, परंतु संग्राम सिंह की एक आंख उस तीर के हमले के कारण चोटिल हो गई और उसी समय से उनकी एक आंख खराब हो गई। जान बचाकर ये भागे और अपने बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया से बचकर भागते रहे। कहाँ भागे, किसने मदद की, वो सारा हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले बात इस पृथ्वीराज सिसोदिया की करते हैं। दोस्तों, बड़ा बेटा था राणा रायमल का पृथ्वीराज सिसोदिया, बहुत ही कुशल था, वीर था और घोड़ा चलाने में बहुत माहिर था और इतनी तेज गति से घोड़ा चलाया करते थे कि लगता था कि जैसे घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। तो इसीलिए इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। सबसे पहली बात कि इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, याद रखें आप इसे। दूसरी बात, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई। पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह जिसके साथ हुआ उनका नाम था ताराबाई और इसी ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया। और यह तारागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अजमेर में। तो अजमेर के अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ किसके नाम पर रखा गया था? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर। क्लियर है? आगे देखते हैं कहानी। समय दोस्तों आगे बढ़ा और जैसा कि उस महिला द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि राजा बनने का योग किसके हाथों में है? संग्राम सिंह के हाथों में। और संग्राम सिंह राजा कब बनेगा? जब पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं रहेंगे, यानी जब अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तभी तो छोटे भाई का नंबर आएगा, या फिर संग्राम सिंह अपने बड़े भाई को युद्ध में पराजित करें तब उनका नंबर आएगा। तो देखिए भविष्यवाणी किस प्रकार सही साबित होती है। पृथ्वीराज सिसोदिया की अपने जीजा सिरोही के जगमाल देवड़ा से किसी बात पर बहस हो गई और दोनों जीजा साले की ये जो बहस है ये इतनी आगे बढ़ गई कि इन्हीं के जीजा सिरोही के जगमाल देवड़ा ने जहर देकर अपने साले पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या कर दी, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया के जीवन का अंत हो गया। पृथ्वीराज सिसोदिया मृत्यु को प्राप्त हो गए और इनकी याद में जो इनकी 12 खंभों की छतरी बनाई गई, 12 खंभों की छतरी बनाई गई, वो बनाई गई कुंभलगढ़ दुर्ग में। क्लियर है दोस्तों? यहां से दो तरह से प्रश्न हो सकता है कि 12 खंभों की छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। और 12 खंभों की छतरी कहां स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। क्लियर है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया का जीवन समाप्त हो गया, पृथ्वीराज सिसोदिया का अंत हो गया और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी उसी प्रकार राणा रायमल की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम इतिहास में राणा सांगा के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, राणा कुंभा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वो है राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया से और राणा रायमल से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा 1509 से 1528। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, जैसा कि इनका इतिहास अभी हमने देखा कि इनकी एक आंख इनके भाई द्वारा ही फोड़ दी गई थी। तो सबसे पहली बात, इनकी आंख किसके द्वारा फोड़ी गई थी? इन्हीं के भाई उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। क्लियर है? अपने भाई से बचकर राणा सांगा अपने जान को बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए राणा सांगा भागकर करमचंद
पंवार के पास अजमेर में शरण लेते हैं। किसके पास? करमचंद पंवार के पास शरण लेते हैं दोस्तों। और करमचंद पंवार के पास ही ये सुरक्षित रहते हैं जब तक कि पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हो जाती, राणा रायमल की मृत्यु नहीं हो जाती। उसके बाद ये मेवाड़ आते हैं और आकर मेवाड़ की गद्दी को संभालते हैं। तो करमचंद पंवार का बहुत बड़ा योगदान रहा राणा सांगा की मदद करने में, और इसीलिए जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तो इस करमचंद पंवार को रावत की उपाधि प्रदान की। रावत की उपाधि इन्होंने इसे प्रदान की। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, राणा सांगा जो हैं जीवन भर, अपने पूरे जीवन केवल और केवल युद्धों में लगे रहे। बहुत ही वीर और कुशल सेनापति थे ये दोस्तों, और अपने पूरा जीवन इन्होंने युद्धों के नाम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी राणा सांगा का नाम आएगा तो हमें इनके जो लड़े गए युद्ध हैं उनके बारे में जानना और उन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। इनके इतिहास में और कुछ नहीं है, इनके इतिहास में केवल और केवल युद्धों का इतिहास रहा है। बात करते हैं राणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। राणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। अब यहां आप ध्यान से देखते चलें इनके युद्धों के बारे में। दोस्तों, इनके जीवन के जो कुछ प्रमुख युद्ध हैं मैं आपको यहां बता रहा हूं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है खातौली का युद्ध। (1517) में यह लड़ा गया था, और खातौली जो है वो कहां था? बूंदी रियासत में। इस खातौली के युद्ध की क्या कहानी है, कौन कौन इस युद्ध में लड़ रहे थे? तो एक तरफ तो अब देखिए, यहां मैंने आपको पहले भी युद्ध बताए हैं, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री की क्लासें रही हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि दो तरह से ऑप्शन बदल सकते हैं और आपको उन दोनों तरीकों को याद रखना है। केवल राजा के नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको रियासतों का नाम भी याद रखना है। तो ये युद्ध दोस्तों दो लोगों के बीच होता है, दो रियासतों के बीच होता है। एक तरफ है मेवाड़ और दूसरी तरफ है दिल्ली सल्तनत। क्लियर है? इसके अलावा इसका दूसरा जो पहलू है, मेवाड़ की तरफ से जैसा कि हमने देखा लड़ रहे हैं कौन? राणा सांगा। और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत की ओर, या दिल्ली सल्तनत की जो सेना है वो दिल्ली के सुल्तान की सेना है, और दिल्ली का सुल्तान है उस समय इब्राहिम लोदी। क्लियर है दोस्तों? खातौली युद्ध, इस युद्ध में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजय हुई राणा सांगा की। पहला युद्ध महत्वपूर्ण, खातौली का युद्ध। इस युद्ध में मेवाड़ ने दिल्ली सुल्तान की सेना को पराजित कर दिया, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया। क्लियर है? अब इब्राहिम लोदी भी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, दिल्ली का सुल्तान था, तो उसने फिर से एक बार मेवाड़ पर अपनी सेना को आक्रमण के लिए भेजा। क्लियर है? ये उतार लिया होगा आपने। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? 1517 में। इसके बाद दूसरा युद्ध, अगला जो युद्ध है दोस्तों वो है बाड़ी का युद्ध। अगले ही वर्ष 1518 में लड़ा गया, और ये बाड़ी जो है वो धौलपुर में स्थित है। और इस युद्ध में एक बार फिर से राणा सांगा का सामना करने के लिए आई दिल्ली सल्तनत की सेना, यानी कि इब्राहिम लोदी। यानी ये युद्ध भी किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। और अब की बार इस युद्ध का परिणाम भी क्या रहा? इस युद्ध में भी विजय हुई किसकी? राणा सांगा की। क्लियर है? यानी दो बार दिल्ली सुल्तान की सेना को पराजित कर चुके हैं मेवाड़ के शासक राणा सांगा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात हो गई है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, उसकी सेना, और मेवाड़ की एक छोटी सी रियासत से उनकी सेना दो बार युद्धों में पराजित हो चुकी है। और इन युद्धों के बाद राणा सांगा की प्रसिद्धि न केवल मेवाड़ बल्कि दिल्ली तक पहुंच गई थी। पूरे भारतवर्ष में राणा सांगा का नाम प्रसिद्ध हो गया था। छोटी बात थोड़ी होती है, एक छोटे से रियासत के शासक ने एक बहुत बड़े सुल्तान को पराजित कर दिया तो ये बहुत प्रसिद्धि की बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्लियर है? बाड़ी का युद्ध। आगे चलते हैं दोस्तों इनके तीसरे युद्ध पे।
राणा सांगा द्वारा लड़ा गया तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है गागरोन का युद्ध 1519 में। इस युद्ध में एक गागरोन जो है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़। इस युद्ध में एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ लड़ रहे हैं महमूद खिलजी। अब आपको याद होगा कि एक महमूद खिलजी हम कुंभा के समय पर भी पढ़ चुके थे, तो निश्चित रूप से ये वो महमूद खिलजी नहीं होगा, ये कोई दूसरा महमूद खिलजी होगा। और एक ही जैसे जब दो नाम आ जाते हैं तो इतिहास में वो प्रथम और द्वितीय के नाम से और तृतीय या चतुर्थ के नाम से आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से वंश, उस प्रकार उसमें हम संख्या बढ़ा देते हैं। तो जो पहले कुंभा के समय महमूद खिलजी था वो प्रथम था और ये जो है वो महमूद खिलजी सेकंड है। ऑप्शन चेंज कर दिए जाएं अगर तो राणा सांगा यानी कि एक तरफ है मेवाड़ और दूसरी तरफ महमूद खिलजी यानी कि दूसरी तरफ है मालवा रियासत। क्लियर है दोस्तों? और इस गागरोन के युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में भी विजय मेवाड़ की यानी कि कह सकते हैं राणा सांगा की होती है। महमूद खिलजी पराजित होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध जो राणा सांगा के द्वारा जीता गया। क्लियर है? चलिए आगे के युद्ध की बात करते हैं कि अगला कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा के जीवन काल में इनके द्वारा लड़ा गया था। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी। देखिए, राणा सांगा की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई थी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। दोस्तों, अंतिम वंश था लोदी वंश और अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। शायद ऐसा हो सकता था कि ये लोदी वंश आगे बढ़ता, या हो सकता है आगे जाके राणा सांगा दिल्ली पर अधिकार कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इब्राहिम लोदी के साथ ही इस वंश का अंत हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय एक बाहरी आक्रमणकारी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम था बाबर। क्या नाम है? बाबर। याद होगा आपको, ये वही बाबर है जो मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान में, कहां पर? अभी इस कहानी को आप राणा सांगा से अलग देखिए। मैं यहां केवल आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए ये चीज बता रहा हूं। यहां पानीपत के युद्ध में राणा सांगा का कोई रोल नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं पहले बाबर को बीच में लाया हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। इस पानीपत के प्रथम, पानीपत हरियाणा में एक प्रसिद्ध मैदान है। इस पानीपत के पहले युद्ध में दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को एक तरफ थी बाबर की सेना और दूसरी तरफ थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना। और इस युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार से रहा कि इस युद्ध में विजय हो गई किसकी दोस्तों? बाबर की। इब्राहिम लोदी पराजित हुए और युद्ध क्षेत्र में ही इन लड़ते हुए इनके प्राण चले गए, यानी इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे। क्लियर है? यहां एक प्रश्न इंडियन हिस्ट्री का दे रहा हूं आपको। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध में लड़ते समय हुई थी। दिल्ली सल्तनत में बहुत से सुल्तान हुए, कोई घोड़े से गिर के मरा है, कोई युद्ध में लड़ते हुए मरा है, कोई डाकुओं के हमले के कारण मरा है। तो इसमें यहां एक प्रश्न आपका इंडियन हिस्ट्री का बन जाता है कि वो सुल्तान कौन था जो युद्ध में मारा गया था? कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इस पानीपत के प्रथम युद्ध ने दोस्तों भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। पानीपत के इस प्रथम युद्ध से दिल्ली में दिल्ली सल्तनत काल का, या फिर हम कह सकते हैं लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर के द्वारा इस युद्ध को जीतकर दिल्ली में या भारत में एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसका नाम था मुगल वंश। क्लियर है? कौन सा वंश? मुगल वंश। कहां से आया ये? इस पानीपत की प्रथम लड़ाई को जीतकर बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए, ये बात मैंने थोड़ी सी आपको बीच में इसलिए बताई है इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि आगे के जो सांगा के युद्ध है वो यहीं से निर्भर करते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे हमारे वापस राणा सांगा पर। तो दोस्तों बाबर ने
दिल्ली पर अधिकार कर लिया, एक नए वंश की नींव रख दी और अब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। छोटे मोटे जो राजा थे या तो उनको संधि के लिए विवश किया जा रहा था या उनको युद्धों में पराजित करके उनके साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया जा रहा था। और ऐसी ही एक कड़ी में राणा सांगा की सेना की एक टुकड़ी आई हुई थी बयाना। बयाना जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना दुर्ग में इसकी टुकड़ी आई हुई थी और वहां पर राणा संग्राम सिंह राणा सांगा जो है मेवाड़ के, ये अपनी सेना सहित पहुंच गए और राणा सांगा ने बाबर की उस सेना को पराजित किया। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ ये अगला महत्वपूर्ण युद्ध जो सांगा द्वारा लड़ा गया, बयाना का युद्ध। 3 युद्ध हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चौथा युद्ध है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। बयाना कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर। बयाना का ये युद्ध एक तरफ लड़ रहे हैं राणा सांगा और दूसरी तरफ दोस्तों लड़ रहा है बाबर की सेना। बाबर नहीं, बाबर की सेना। बाबर खुद इस अभियान में नहीं है, बाबर की सेना। और इस युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार से रहा कि इस युद्ध में भी विजय हुई किसकी? राणा सांगा की। साधारण युद्ध नहीं था ये। इस युद्ध में राणा सांगा और मेवाड़ की सेना ने बाबर के सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। बाबर के सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया गया। कुछ सैनिक गिरते पड़ते हुए जान बचाकर यहां से भागे और वापस बाबर के पास जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए बाबर के समक्ष, यह कहते हुए कि भाई हम राणा सांगा से युद्ध नहीं करेंगे। हमें लग रहा था कि कोई छोटा मोटा राजा है, छोटी सी रियासत का शासक है, लेकिन वो तो बहुत कुशल सेनापति है और वो इतने भीषण तरीके से युद्ध नीति में पारंगत है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस बयाना के युद्ध में बाबर के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। वो सैनिक जो बयाना से जान बचाकर वापस बाबर के पास पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने बाकी के सैनिकों के बीच भी ये बात फैला दी। बाकी के सैनिकों को उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तो किसी प्रकार से जान बचाकर वापस आ गए हैं, लेकिन तुम कहीं बाबर के कहने पर लड़ने मत चले जाना। बहुत ही भयंकर योद्धा है राणा सांगा और बच नहीं पाओगे, अगर वहां गए तो मारे जाओगे। यानी कहने का मतलब उन बचे हुए सैनिकों ने बाकी की सेना का मनोबल भी तोड़कर रख दिया। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, युद्ध हमेशा जीते जाते हैं हथियारों के दम पर नहीं, युद्ध हमेशा जीते जाते हैं आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से। अगर आपका मनोबल ऊंचा है, आप युद्ध आसानी से जीत पाओगे। जैसे मैं बात करूं, आज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यह भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है और इस युद्ध को आप कब जीत पाओगे? जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप में आत्मविश्वास है। भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैकेंसियां मुट्ठी भर होती हैं। अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि यार इतने टफ कंपटीशन में हमारा नंबर कैसे आएगा, यानी आपने वहीं अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, फिर आपके तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्लियर है? अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो आपको अपने मन में, किसी दूसरे के कहने से नहीं आएगी ये बात, आपको खुद के मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब और लोग नौकरी लग सकते हैं तो मैं भी निश्चित रूप से मेरी एक सीट निकाल ही सकता हूं। भले फॉर्म 10 लाख की संख्या में भरे जाएं या 15 लाख की संख्या में भरे जाएं, आपको खुद पर भरोसा होना जरूरी है। क्लियर है? तो युद्ध हमेशा जीते जाते हैं दोस्तों एक सही रणनीति से, एक सही मनोबल से, एक आत्मविश्वास से। और यहां बाबर की सेना का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया है। बयाना युद्ध के बाद जब सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए और बाबर के सैनिक युद्ध को तैयार नहीं हुए तो बाबर के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि देखो, बिना सैनिकों के तो युद्ध लड़ा नहीं जा सकता, अकेला बाबर तो जाके युद्ध लड़ नहीं सकता, सेना की आवश्यकता तो पड़ेगी और सैनिक युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। और बाबर के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वो राणा सांगा को जवाब देने नहीं जाता है, बयाना में उसके सैनिकों को मार के भगाया है राणा सांगा ने, अब अगर इस बात का जवाब बाबर नहीं देता है तो पूरे भारत के जो और जिन राज्यों को उसने अपने अधीन किया था वहां भी विद्रोह की संभावना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जितने भी और राजा हैं सब कहेंगे कि भाई जब राणा सांगा का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम भी तेरी अधीनता नहीं मानेंगे। तो इसलिए राणा सांगा को पराजित करना
बाबर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्लियर है। अब बाबर के सामने की समस्या का उपाय देखो बाबर क्या करता है। बाबर अपने सैनिकों को कई प्रकार के प्रलोभन देता है, कई प्रकार की शर्तें उनके सामने रखता है, लेकिन बाबर के सैनिक किसी भी प्रकार से युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अंत में देखिए बाबर क्या करता है। बाबर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों को इस राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को एक युद्ध का नाम न देते हुए बल्कि इसे नाम देता है किसका? जिहाद का। किसका नाम देता है दोस्तों? जिहाद का। जिहाद एक धर्म घोष नारा कि धर्म की रक्षा के लिए आपको, इस्लाम की रक्षा के लिए आपको अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इस युद्ध को नाम दे दिया किसका? जिहाद का। और जैसे ही दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा अपने सैनिकों के सामने दिया तो बाबर के सैनिकों का मनोबल फिर से बढ़ गया, क्योंकि अब बात धर्म की आ गई थी। अब या तो मरेंगे या तो मारेंगे, और बाबर के सैनिक फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। अब अगला युद्ध राणा सांगा के द्वारा जो बाबर के विरुद्ध लड़ा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, बात करते हैं। आ गई होगी आपको बात समझ में कि बयाना के इस मैदान में क्या घटित हुआ है। आगे की बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जो सांगा के जीवन का अंतिम युद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण, खानवा का युद्ध। खानवा भरतपुर में ही स्थित है। बिल्कुल एक महीने पश्चात, बयाना के बिल्कुल एक महीने पश्चात 17 मार्च 1527 वहीं भरतपुर में बयाना से थोड़ा दूर स्थित खानवा के मैदान पर फिर से सामना हुआ राणा सांगा। और अब की बार केवल सैनिकों को नहीं भेजा बल्कि खुद बाबर अपनी सेना सहित वहां आ पहुंचा है। मनोबल ऊंचा है सैनिकों का, जिहाद का नारा दे दिया गया है, और इस प्रकार इस खानवा के मैदान में अब की बार परिस्थितियां दूर पलट जाती हैं और अब की बार विजय होती है किसकी दोस्तों? बाबर की। इस युद्ध ने, पानीपत के युद्ध ने इतिहास बदल दिया था भारत का, और इस खानवा के युद्ध ने इतिहास बदल दिया है मेवाड़ का। क्लियर है? राजपूताना का। इस युद्ध में विजय हो गई है दोस्तों किसकी? बाबर की। इस युद्ध में आपको यहां मैं एक प्रश्न और दे देता हूं, ये वो पहला और अंतिम युद्ध था, पहला भी अंतिम भी, और अब जो पहला और अंतिम है तो यानी एकमात्र भी, यानी तीन बातें हैं। ये प्रथम, अंतिम और एकमात्र युद्ध था दोस्तों, जिसमें सभी राजपूत राजाओं ने संगठित होकर, एकजुट होकर मुगल सेना का, या फिर हम कहें बाबर की सेना का सामना किया था। क्लियर है? किसके नेतृत्व में? राणा सांगा के नेतृत्व में। क्लियर है? इस युद्ध के बाद राजपूताना के कुछ राजाओं को मुगल शक्ति का एहसास हो गया और उसके बाद उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए हैं। आगे करेंगे हम उस बात की चर्चा। मेवाड़ घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन और कई राजा ऐसे आएंगे जो मुगलों की शक्ति को इसी युद्ध में पहचान गए और आगे उन्होंने मुगलों के सामने अपने घुटने टेक दिए, संधियां कर ली। क्लियर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, खानवा का युद्ध। क्लियर? अब देखिए, राणा सांगा जो अब तक पराजित नहीं हुआ था, तो इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि बाबर के हाथों राणा सांगा की पराजय हो गई? उसके क्या कारण थे, उनकी बात करते हैं। इस युद्ध में बाबर की जीत और राणा सांगा की पराजय के जो महत्वपूर्ण कारण हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहला कारण है बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग। खानवा के मैदान में बाबर तोप लेकर आया था, जबकि हमारी मेवाड़ी सेना, राजपूत सेना इस प्रकार के यंत्रों से परिचित नहीं थी। अब हम तो तलवार भालों से लड़ना जानते थे और सामने दुश्मन ले आया था तोप। हम जब तक वहां आक्रमण को पहुंचेंगे, तोप का एक गोला आकर गिरेगा और 1000 सैनिक एक साथ धराशायी हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण रहा तोपों का प्रयोग। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, बाबर द्वारा अपनाई गई युद्ध की तुलुगमा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति। ये युद्ध पद्धति बाबर ने उज़्बेगों से सीखी थी। उज़्बेकिस्तान के उज़्बेगों से सीख कर आया था बाबर इस
तुगलुमा पद्धति को। क्या होता था दोस्तों इस पद्धति में? इस पद्धति में अपनी सेना के कुछ हिस्से को दुश्मन से छिपा कर रखा जाता था और जब युद्ध प्रारंभ हो जाता था तो वो छिपी हुई सेना पीछे से आकर, दो तरफ से आकर और शत्रु की सेना को घेर लेती थी। एक टुकड़ी सामने से लड़ रही है, दो टुकड़ियां पीछे से आ गई, यानी तीन ओर से घेर कर अचानक से दुश्मन पर हमला किया जाता था। यानी इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि पीछे से अचानक से राजपूत सेना पर हमला हो गया और राजपूत सैनिक इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तो राजपूताना के राजपूत हैं, हम लड़ना जानते थे आमने सामने, हमने कभी पीछे से लड़ना सीखा ही नहीं था, इस तरह की पद्धति का हमें कोई ज्ञान ही नहीं था। और जब अचानक से हमला हो गया तो यहाँ भी राणा सांगा की सेना को काफ़ी नुकसान पहुँचा। क्लियर है? दो कारण। तीसरा कारण, सहेलदी तंवर का विश्वासघात। ये रायसीन का था और शुरुआत में लड़ने आया था किसकी ओर से? राणा सांगा की ओर से, लेकिन बाद में जा मिला किसके साथ? बाबर के साथ। और इसने वहां जाकर राणा सांगा की युद्ध नीति, उसकी कितनी सेना है, क्या उनकी नीतियां हैं, वो सारी जानकारी बाबर को दे दी। तो इसके विश्वासघात का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा राणा सांगा की हार और बाबर की जीत में। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तोपों का प्रयोग, तुलुगमा पद्धति और सहेलदी तंवर का विश्वासघात, जिनके कारण राणा सांगा की इस युद्ध में दोस्तों पराजय होती है और बाबर की विजय होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। खानवा के इस युद्ध को थोड़ा और समझें। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में राणा सांगा को इस युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है। और युद्ध क्षेत्र से बाहर जब राणा चले जाएंगे तो पीछे से सैनिक, जब सेनापति नहीं रहेगा, आपने शतरंज का गेम देखा होगा या कभी खेला होगा, शतरंज की हर एक चाल में महत्वपूर्ण है, भले प्यादे मर जाएं, हाथी मर जाए, घोड़ा मर जाए, लेकिन हर एक चाल में आपको बचा के चलना है। किसे? अपने राजा को, क्योंकि अगर राजा ही मर गया तो फिर बाकी के आपके हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब व्यर्थ हैं। यानी सेनापति अगर नहीं है तो सैनिक युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे, उनका मनोबल ही नहीं बचेगा। जब उन्हें दिखेगा ही नहीं कि यार सेनापति हमारा है ही नहीं तो हम किसके पीछे युद्ध लड़ रहे हैं। तो जब घायल अवस्था में सांगा को बाहर ले जाया गया तो उनके पीछे से युद्ध क्षेत्र में उनके छत्र और मुकुट को धारण करने वाला, ताकि सैनिकों को दूर से देखने पर यह लगता रहे कि हाँ राणा सांगा हमारे बीच में युद्ध लड़ रहे हैं। तो पीछे से राणा सांगा का छत्र और मुकुट धारण करने वाला था दोस्तों सरदार झाला अज्जा। महत्वपूर्ण नाम है। क्या नाम है? झाला अज्जा। प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के पश्चात उनका छत्र व मुकुट किसके द्वारा धारण किया गया था? झाला अज्जा के द्वारा धारण किया गया था। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। तो राणा सांगा को घायल अवस्था में यहां से युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। पहले इन्हें बसवा, जो कि दौसा में स्थित एक छोटा सा स्थान है, बसवा लाया गया और फिर वहां से आगे कुछ समय विश्राम करके और इन्हें कालपी मध्य प्रदेश ले जाया गया। कालपी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां ले जाया गया। कई महीनों तक राणा सांगा मूर्छित अवस्था में रहे, इनका इलाज चलता रहा। और देखिए आप कितने वीर थे, शरीर पे 80 घाव बताए जाते हैं। इतने घावों के पश्चात एक आंख नहीं है, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, यानी आधा शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति, आप सोचिए कहाँ भरतपुर में स्थित खानवा का मैदान और कहाँ कालपी मध्य प्रदेश, फिर भी राणा सांगा वहाँ तक पहुँचे, वहां तक ले जाए गए और उसके बाद भी उनकी मृत्यु इस युद्ध की वजह से नहीं हुई है दोस्तों। वहां कई महीनों के इलाज के बाद राणा सांगा फिर से एक बार स्वस्थ हो गए। शरीर आधा बचा था, मैंने अभी आपको समझाया इंसान का मनोबल बड़ा होना चाहिए। शरीर भले ही साथ छोड़ चुका था लेकिन आत्मविश्वास ने साथ नहीं छोड़ा था। और जैसे ही ये बेहोशी से दूर हुए, स्वस्थ हुए, स्वस्थ होते ही इन्होंने पहली बात जो कही वो यही थी कि मेरी सेना को फिर से तैयार करो, मुझे बाबर पर फिर से एक बार आक्रमण
करना है और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इनकी इस बातों को सुनकर जो इनके विश्वास पात्र लोग इनकी सेवा में वहाँ कालपी में तैनात थे, जो लगे हुए थे, उन सभी ने आत्म विमर्श किया। सभी ने बैठ के चर्चा की कि भाई राणा सांगा देखिए अब पूरी तरह से इनका शरीर साथ दे नहीं रहा है, लेकिन ये मानेंगे नहीं और ये हर हाल में राणा सांगा से युद्ध लड़ेंगे। और दोस्तों देखो, युद्ध जब होता है तो नुकसान किसी एक ही तरफ की सेना को नहीं होता है, नुकसान दोनों तरफ की सेनाओं को होता है। और इस युद्ध में, ये तो बहुत बड़ा युद्ध था, इस युद्ध में मेवाड़ को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। और उन विश्वास पात्र सरदारों ने यह विमर्श किया कि भाई अगर अब की बार बाबर को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा गया और बाबर अगर यहां युद्ध के लिए आया तो अब की बार मेवाड़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। तो इसलिए मेवाड़ की भलाई के लिए, वो दुश्मन नहीं थे राणा सांगा के, केवल मेवाड़ की भलाई के लिए उन विश्वास पात्र सरदारों ने ये देखा कि चलो भाई अब ऐसे भी वैसे अब शरीर जो है साथ छोड़ चुका है राणा सांगा का और उम्र भी अब ज़्यादा नहीं बची है, तो क्यों न अब मेवाड़ की भलाई के लिए, क्योंकि ऐसे तो मानने वालों में से नहीं है राणा सांगा, तो मेवाड़ की भलाई के लिए उन विश्वास पात्र सरदारों ने, मंत्रियों ने राणा सांगा को जहर देकर मार दिया। इतिहास के इतने महत्वपूर्ण शासक, इतने वीर, इतने बलवान, इतने शक्तिशाली शासक दोस्तों, इनकी मृत्यु खानवा युद्ध में नहीं हुई है, इनकी मृत्यु हुई है जहर देने के कारण। क्लियर है? इन्हें जहर देकर कालपी मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई और इनका अंतिम संस्कार जो किया गया वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, कहाँ किया गया दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया गया और राणा सांगा की छतरी यही मांडलगढ़ में स्थित है। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में। और राणा सांगा का चबूतरा कहाँ स्थित है? इस बसवा दौसा में। क्लियर है? छतरी तो है मांडलगढ़ में और चबूतरा है बसवा दौसा में। क्लियर है? तो इस प्रकार इन राणा सांगा का अध्याय जो है वो पूर्ण होता है। राणा सांगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन युद्धों में लगा दिया है। क्लियर? अब एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, बाबर ने क्या किया। खानवा के बाद हमने राणा सांगा के साथ जो हुआ वो तो देख लिया, दूसरी तरफ बाबर ने खानवा जीतने के बाद क्या किया, वहां वापिस एक बार चलते हैं। खानवा को जीतने के बाद दोस्तों बाबर कुछ समय के लिए, यहां भी एक प्रश्न बन जाता है, कुछ समय के लिए बयाना दुर्ग में विश्राम के लिए रुकता है। प्रश्न पूछा जाएगा, खानवा युद्ध के बाद बाबर किस दुर्ग में विश्राम के लिए ठहरा था? बयाना दुर्ग में। ये बयाना आया और अपने साथ मेवाड़ के सैनिकों की लाशों को लेकर आया और उन मेवाड़ के मरे हुए सैनिकों, उनकी लाशों पर खड़े होकर, क्योंकि आपको याद होगा खानवा से पहले इन्होंने नारा दिया है जिहाद का, धर्म का, और अब इस युद्ध को, खानवा को जीतने के बाद बयाना दुर्ग में उन लाशों पर खड़े होकर और बाबर ने उपाधि धारण की, किसकी? गाजी की। किसकी उपाधि? गाजी की। क्लियर है? गाजी की उपाधि धारण की गई किस युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण युद्ध थे जो राणा सांगा द्वारा लड़े गए थे। इतिहास के इतने महत्वपूर्ण शासक, मेवाड़ के इतने शक्तिशाली शासक, अब जब इनके बारे में आगे जाकर भविष्य में एक अंग्रेज राजस्थान आता है और वो राजस्थान में हर जगह घूमता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका नाम आपको हमेशा याद रखना है, नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने जब राणा सांगा के इस इतिहास को पढ़ा तो उन्होंने राणा सांगा को एक नाम दिया, याद रखें आप, कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को एक नाम दिया और वो नाम था सैनिकों का भग्नावेश। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, टूटा फूटा सैनिक, या फिर सिपाही का अंश। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया राणा सांगा अपने जीवन भर युद्धों में लगे रहे,
एक आंख भाई ने फोड़ दी, एक युद्ध में हाथ कट गया, पैर कट गया, शरीर पे जगह जगह घाव लगे हुए हैं। तो एक टूटे फूटे सैनिक की तरह दिखते थे। एक सिपाही का केवल अंश दिखता था, सैनिकों का एक भग्नावेश सा लगता था। तो ये नाम दिए गए किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। इसके अलावा राणा सांगा को हिंदू पथ की उपाधि भी प्राप्त थी, यानी महान हिंदू सम्राट या शासक। क्लियर है? ये राणा सांगा को कुछ जो नाम दिए गए हैं उनकी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको मैंने राणा सांगा के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताया है। अब यहां आपके लिए एक प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जिहाद का नारा बाबर द्वारा किस युद्ध के बाद दिया गया था? ऑप्शन देखिए। पहला युद्ध है खानवा युद्ध, दूसरा है खातोली। क्लियर? तीसरा है बयाना और चौथा है गागरोन। क्लियर है? आपने राणा सांगा का इतिहास पढ़ा, किताब में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, टीचर्स ने बताया, जिहाद शब्द को पढ़ लिया। अब प्रश्न जब ये परीक्षा में आया, आपको पता है जिहाद का नारा सबसे पहले भारत में किसने दिया है? बाबर ने दिया है। और ये बात आपने कहाँ पढ़ी? ये बात आपने पढ़ी राणा सांगा के समय पर, जब खानवा युद्ध हुआ। और पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या दे दिया? खानवा युद्ध। तो जैसे ही जिहाद का नारा बाबर द्वारा किस युद्ध, इतनी ही नजर जाएगी, आगे ध्यान नहीं जाएगा। और जल्दबाजी में हम जिस ऑप्शन को सही कर बैठेंगे वो क्या हो जाएगा? खानवा। गलती हो जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान देना है कहां? इस शब्द पर। बाद, किस युद्ध के बाद दिया गया था? किस युद्ध के बाद दिया गया था दोस्तों? बयाना के युद्ध के बाद दिया गया था। अगर यहां इस बाद शब्द को हटाकर और कर दिया जाए कि किस युद्ध से पहले दिया गया था, तो फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा? खानवा। बातों में अंतर है। किस युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया? बयाना। किस युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया गया? खानवा। क्लियर है? ये दो प्रश्न होंगे, दो अलग अलग बातें होंगी। आपको लग रहा होगा कि भाई बार बार ये छोटी छोटी बातों को सर हर वीडियो में एक प्रश्न ले आते हैं और ये छोटी छोटी बातों को बताते हैं। हम क्या इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। हम तो बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ हमने इतिहास के बारे में पढ़ रखा है, और हमारे सामने जब ये प्रश्न आएगा हम तो सही करके आएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले कई वर्षों से मैं इस अध्यापन वर्क में हूँ, इस कार्य में हूँ। अभी जो पिछला रिट का एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था, बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, बच्चे बच्चे को याद हो ऐसा प्रश्न था। जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था जो महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। उस एग्जाम में एक प्रश्न था कि हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने वाले महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। सेम ये प्रश्न था। जिन्होंने रिट का एग्जाम दिया है या पुराने पेपर आपने रिट के देखे उन्हें पता होगा, बिल्कुल यही प्रश्न था। और उस प्रश्न का पहला जो ऑप्शन था दोस्तों वो क्या था? चेतक। अब देखिए मैं आपको यहां साइकोलॉजी बता रहा हूं पेपर सेट करने वाले लोगों की। पहला ऑप्शन क्या था? चेतक। क्योंकि उसे पता है समय कम है, प्रश्न ज्यादा हैं, बच्चे जल्दबाजी करेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे, और पहला ऑप्शन ही वो डाल के दो जो उनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। अब जैसे ही हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का नाम आया और सीधा पहला ऑप्शन दिखा चेतक, आगे पढ़ाई नहीं। और ये गलती बहुत लोगों ने की थी जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ रिट के बच्चे भी हों जिन्होंने वो एग्जाम दिया हो, आप उनसे पूछिए, उनमें भी कई ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती की थी। तो वहां उस चेतक शब्द को देखते ही दोस्तों बहुत से बच्चों ने चेतक पर सही का निशान लगा दिया, और जब एग्जाम देकर बाहर आए
तब उनकी नज़र उस शब्द पे गई कि यहाँ घोड़ा नहीं बल्कि हाथी पूछा गया था। तो ऐसी गलतियां जो हैं एग्जाम में अक्सर हो जाती हैं। ऐसा ही ये प्रश्न है, यहाँ जिहाद और बाबर और युद्ध, जब इन शब्दों पर नजर जाएगी और पहला ऑप्शन दिखेगा खानवा, तो बाबर का नाम आते ही खानवा का नाम आ जाएगा और आप सही कर दोगे नीचे के ऑप्शन। और देखिए गलती कहाँ हो जाती है, जब पढ़ा हुआ कोई चीज आ जाती है और वो पहले ही ऑप्शन में मिल जाती है तो हम आगे के ऑप्शन को देखते ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ और भी आगे हो सकता है कि कुछ रहस्य छुपा हुआ हो, हम पहले ही ऑप्शन को देख के सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें दोस्तों नहीं करनी है। जिहाद का नारा बयाना से पहले और खानवा के बाद, और गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद। क्लियर है? तो ये था आपका मेवाड़ के राणा सांगा का इतिहास। क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अक्सर इनमें से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का अगला जो इतिहास रहा, मेवाड़ के अगले शासक कौन बनते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनकी चर्चाएं हम अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।